सारे लेबर्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे पूंजीवादियों के खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ। और जब वो लोग पावर में आ जाएंगे, अब वो खुद अपनी सरकार बनाएंगे, अब कोई और गवर्नमेंट नहीं होगी। तो मार्क्स की विचारधारा थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म, जिसको हम कहते हैं मार्क्सिज्म। एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इन्होंने उसको पूरी तरीके से समझ रखा था और रीड कर रखा था। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी मार्क्सिज्म, जो आपकी 11th 12th और आगे बीए एमए में भी पूछी जाती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जानने से पहले ये जानिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में 1818 में, इन 1818। और इन्होंने पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था अपने देश का। ही स्टडीड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इन्होंने उसको पूरी तरीके से समझ रखा था और रीड कर रखा था। इसके आगे इक्वालिटी शुड बी स्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी। इनका पहला मोटिव था सोसाइटी में इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना। हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, उसके कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे। चलिए उनको समझते हैं। 18 और 19 सेंचुरी, बिटवीन 18 एंड 19 सेंचुरी के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, मतलब मशीनों का युग, औद्योगिकरण। उस टाइम पे सबसे पहले मशीन कहाँ इंट्रोड्यूस हुई? ब्रिटेन में, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मशीन आई आपकी इंग्लैंड में, और उसके बाद जगह जगह वो जाना शुरू हो गई, क्योंकि पहले काम हाथों से किया जाता था। उसके बाद जैसे ही मशीन आई, तो अब काम कौन करने लगा? अब सारा काम मशीन करने लगी। अगर एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है हाथ से, तो अब वही काम मशीन कर रही है उससे दुगनी रफ्तार में। तो आप ही बताइए, लोग किसको प्रेफर करेंगे, मशीन को या ह्यूमन बीइंग को? हालांकि ह्यूमन के हाथ की क्वालिटी अलग होती है और वो अच्छी भी होती है, बट मशीन जो है वो काम जल्दी करती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। इसलिए सबसे बड़ा असर किस पे पड़ा? गरीबों को, और जो हाथ से काम करने वाले व्यक्ति थे उनके व्यापार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। बिटवीन 18 एंड 19 सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपन्स। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब मशीनी युग, मशीनों का आना। सारा काम वो कौन कर रही है? मशीन कर रही है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ब्रिटेन, इंग्लैंड में। अब कैपिटलिस्ट और लेबर, दो क्लास को समझते हैं। जैसे ही मशीनीकरण आया, मशीनी युग आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, दो क्लास बढ़ गई, एक कैपिटलिस्ट और दूसरी लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट कौन है? ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लायर्स ऑफ कैपिटल, दोज हु स्पेंड ऑन मशीन्स एंड टूल्स। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोग, जो मशीन्स खरीदते थे या जिनकी खुद की फैक्ट्री होती थी, इंडस्ट्री होती थी। वो अमीर लोग जो इंडस्ट्रियों को चला रहे हैं, जो मशीन्स को खरीद रहे हैं, जो एक तरीके से ऑनर हैं प्रोडक्शन के और सप्लाई के, उनको हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट। और यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब आपके मशीन, टूल्स या जो भी पार्ट आप कहो, उन सबको हम कैपिटल कहते हैं। अगला लेबर। लेबर वो है जो आपका कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा है। अब देखो, अगर एक फैक्ट्री लगी है एक जगह और वहां का मालिक है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उसके लेबर भी होंगे जो उसके लिए काम करेंगे। हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में लेबर तो होता ही है। तो सेम ऐसे ही हुआ, जो लेबर कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा है वो क्या कहलाया? लेबर। दोज हु वर्क्स फॉर कैपिटलिस्ट। और इसमें कौन कौन आता था? पीसेंट्स, फार्मर्स, पुअर क्लास, हैंडीक्राफ्ट्स, जो हाथ से काम करने वाले व्यक्ति थे, इसमें ये सारे लोग आते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उसके पहले सारा काम हाथों से होता था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सारा काम किससे होने लगा? सारा काम मशीन्स करने लगी, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस था उन लोगों के लिए जो काम किससे करते थे? हाथों से करते थे। दोस्तों देखो, मशीनों का आना कोई गलत बात नहीं थी, पर हाँ, जो हाथ से काम कर रहे थे उनके व्यापार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, क्योंकि लोग अब सारा काम मशीन से करने लगे थे या मशीन को प्रेफर कर रहे थे। तो हाथ से काम करने वालों पे फर्क पड़ा था। इसके आगे क्या हुआ समझते हैं। तो आगे क्या हुआ, कार्ल मार्क्स जैसे जैसे बड़े हुए, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसको मार्क्सिज्म भी कहा जाता है और कम्युनिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी दो किताबें लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
और दूसरी स्लेव्स कैपिटल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स की दो किताबों के नाम बताएं। पहली थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी स्लेव्स कैपिटल। तो मार्क्स की विचारधारा थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म, जिसको हम कहते हैं मार्क्सिज्म। ये मैं समझाऊंगा क्या होता है। पहले आप समझ लीजिए कि ये क्या क्या प्रमोट करते थे। ये सोशलिज्म को प्रमोट करता था। ही प्रमोटेड सोशलिज्म। और सोशलिज्म को सबसे पहले किसने अपनाया था? यूएसएसआर, जिसको आज के टाइम का रशिया भी कहा जाता है। आज के टाइम का रशिया पहले का सोवियत यूनियन था। समझ आ गया? तो सबसे पहले समाजवाद की विचारधारा, जिसे हम सोशलिज्म भी कहते हैं, इसको सबसे पहले किसने अपनाया था? यूएसएसआर ने। और हम जानते हैं यूएसएसआर की क्या कंडीशन हुई थी। वो देश टुकड़े टुकड़े हो गया और आज केवल रशिया बचा है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसी विचारधारा है। इसके आगे मार्क्सिज्म का राइज जो है, मार्क्सिज्म का जो उदय है, राइज है, वो 19वीं सेंचुरी में हुआ। मेन जो इसकी विचारधारा आगे बढ़ी वो 19वीं सेंचुरी में बढ़ी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से दो क्लास बढ़ चुकी थी। पहली रिच क्लास, दूसरी पुअर क्लास। रिच क्लास में कौन आते हैं? कैपिटलिस्ट। पुअर क्लास में कौन आते हैं? लेबर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो ऑनर होते हैं प्रोडक्शन के, पूंजीवादी लोग, है ना, जो यानी मशीन्स खरीदते हैं या उनके ऑनर होते हैं, मालिक। और लेबर कौन होते हैं? जो कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा है। तो दो क्लास बढ़ गई थी, रिच और पुअर। रिच क्लास में आते थे कैपिटलिस्ट, पुअर क्लास में आते थे लेबर। इतना समझ आया? आगे अब मैं समझाता हूँ सोशलिज्म और कम्युनिज्म है क्या एक्चुअल में। तो कार्ल मार्क्स की जो मेन विचारधारा थी वो आप समझते हैं। कार्ल मार्क्स चाहता था क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। अब ये क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब क्या है? क्लासलेस मतलब जहां कोई क्लास ना हो। क्लास मतलब रिच और पुअर, मतलब एक ऐसा समाज जहां पे ना अमीर ना गरीब, इनमें भेद किया जाए। और दूसरा स्टेटलेस, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट आप पे रूल ना करे और आप खुद पे शासन करें। अब ये कितना सही हुआ देखिए। इसमें सोशलिज्म और कम्युनिज्म दो विचारधारा आपकी है। सोशलिज्म मतलब क्या है? सारे लेबर्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे पूंजीवादियों के खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ। वो स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद क्या होगा? कैपिटलिस्ट की जितनी जमीन है या जितनी उनकी पूंजी है उन सबको बांट दिया जाएगा। किसके बीच में? जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं उनमें कैपिटलिस्ट की पूंजियों को बांट दिया जाएगा। और एट द एंड वो सारे क्या हो जाएंगे? उनके बराबर अमीर हो जाएंगे और कैपिटलिस्ट को राज नहीं करने दिया जाएगा। ये है आपकी सोशलिज्म की विचारधारा। ऑल लेबर्स शुड स्ट्राइक अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एंड देयर रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर क्लास। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कमाई है पूंजीवादियों की, उसको क्या कर दिया जाएगा? लेबर क्लास में बांट दिया जाएगा। When poor class और लेबर क्लास गेन पावर इन स्टेट इट विल बी कॉल्ड सोशलिज्म। और जब वो लोग पावर में आ जाएंगे, अब वो खुद अपनी सरकार बनाएंगे। अब कोई और गवर्नमेंट नहीं होगी, अब वो खुद अपनी क्या बना लेंगे? गवर्नमेंट बना लेंगे। इसको कहा जाएगा सोशलिज्म। और एट द एंड कम्युनिज्म क्या है? जब आखिर में कोई स्टेट होगी ही नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, सब खुद पे राज करेंगे अपने अनुसार और किसी भी इंडिविजुअल को पावर नहीं दी जाएगी। It refers to stateless society. All property and wealth should be communally owned instead of individual. जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कम्युनली ओन्ड होगी, मतलब जो छीन के ली गई है आपके कैपिटलिस्ट से, उनके प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहेगी। और एट द एंड कोई भी कैपिटलिस्ट के पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यानी हम कह सकते हैं ये जो विचारधारा है आज तक सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। चाइना और क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, वो कहने की बात है बट वो है नहीं, क्योंकि वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, आप जानते हैं। कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है? वहां पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी। और पहली बात, पूंजीवादियों की जितनी भी पूंजी है वो क्या कर दी जाएगी? लेबर क्लास में बांट दी जाएगी। क्या ऐसा होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना में है उनकी प्रॉपर्टी बांट के आप लेबर को दे दो? ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो ये खाली कहने की बात है कि वो अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं, बट ऐसा है नहीं। और सोशलिज्म और कम्युनिज्म में इतना ही अंतर है। सोशलिज्म मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट की सारी पूंजी, सारी वेल्थ क्या कर दी जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी लेबर क्लास में। और कम्युनिज्म का मतलब है आखिर में जाके कोई स्टेट होगी ही नहीं, कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी जो आप पे रूल करेगी। इन दो विचारधारा को मिलके बनी कार्ल मार्क्स की विचारधारा। तो मुझे उम्मीद है कार्ल मार्क्स की थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। एट द एंड इतना ही कहेंगे, आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाएं और शेयर करें इस चैनल को। राधे राधे।